For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पीरियड्स की। देखिए, ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसी बात को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हर एक चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप उस चीज़ को पहचान पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर टोटल देखा जाए तो करीब 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये डेटा फाइनल नहीं है, रेगुलर अपडेट होता रहता है जैसे जैसे कोई नए एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है। पर आप फिलहाल के लिए ये कंसिडर कीजिए कि 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज के आधार पर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के आधार पर तैयार किया हुआ एक पूरा पैटर्न है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर प्लेस किया हुआ है। अब पीरियोडिक टेबल का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा जाए तो वहां पर आपको 18 ग्रुप्स मिलते हैं, 7 पीरियड्स मिलते हैं। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और इन सभी में एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ऐसे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सब क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्रुप्स। ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? पीरियड्स की अगर आप बात करते हैं तो 7 पीरियड होते हैं। किस तरीके से? ऐसे। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारे एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल जिसमें एनसीईआरटी में देखते हैं आप तो करीब 115 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या फिर आप उसको 118 एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, साइंस में ऐसी कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सा आइडिया हुआ पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118, जिनको 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। किस चीज के आधार पर? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। किसके बेस पे आप क्लासिफाई करते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, इतनी बात सही है। चलिए अब इसको पहले रब कर देते हैं। हमने जो अभी समझा कि भाई एलिमेंट्स क्या है ना, कितने एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या चीज है और उसमें कितने पीरियड्स, कितने ग्रुप हैं। अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई इस तरह से जो आपके पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? पीरियड्स कह रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं? पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन पीरियड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। इन पीरियड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कवर करनी है पीरियड्स के लिए। नंबर फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियड के लिए। सेकंड, वैलेंसी। थर्ड, साइज ऑफ एटम। नंबर 4, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। नंबर 5, केमिकल रिएक्टिविटी। नंबर 5, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, और लास्ट नंबर 6, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स।
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो ये हमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीरियड्स की जो हमें मालूम होनी चाहिए, और आज की वीडियो में हम इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर करने से पहले हमें सबसे पहली बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? इलेक्ट्रॉन्स देखिए दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है, ये तो आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर आप सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कन्फिग्रेशन देखते हैं ना, तो 2, 8 और 1, ये जो 2 और 8 है, ये शेल कंप्लीट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको? बाउंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये सिंगल एग्जिस्ट करता है आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो दो प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन तो बंधे हुए हैं, बाउंड नाम आ रहे हैं ना, तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन ये कुछ हिस्सा नहीं लेते हैं रिएक्टिविटी में, है ना, लॉस करना, गेन करना, इन सब कामों में। लेकिन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही हमारा हेडिंग है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है जो किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि अगर आप सोडियम के स्ट्रक्चर से बनाते हैं ना, ये शेल्स दिखाई जाए अगर, तो 3 शेल दिखाई जा रही हैं। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहां बना दीजिए आप, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो ये बाहर वाली शेल में है ना, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाला वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके आधार पर मेटल्स को मेटेलिक कैरेक्टर की लिस्ट में डाला हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। और नॉन मेटल की लिस्ट की अगर बात करते हैं हम किसी एग्जांपल को लेकर, जैसे कि क्लोरीन, तो वहां पर आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर रिएक्टिविटी देखी जाती है किसी भी एलिमेंट की। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम पीरियड का एक एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिंबल्स होते हैं ना, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक पीरियड है, थर्ड पीरियड कह रहे हैं हम इसको, है ना। अच्छा, आप बता सकते हैं कि थर्ड पीरियड का पता कैसे चल रहा है? बहुत आसान तरीका होता है इसका, है ना। आप कोई एलिमेंट लीजिए, उसको चेक कीजिए कि उसमें कितनी शेल आ रही है ना, कितनी तरह की शेल नहीं, कितने शेल्स का नंबरिंग आ पा रहा है। सोडियम में 3, यहां पर भी 3 शेल है, यहां पर भी 3 शेल है, सभी में 3-3 शेल आ रहे हैं। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड है। कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज को, थोड़ा उससे क्लियरिटी हो जाती है कि भाई हाँ, थर्ड पीरियड कैसे पता चल सकता है, सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड, आप सबके बारे में मालूम कर सकते हैं। कैल्शियम को चेक कीजिए आप एक बार, कैल्शियम की कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 2, 8, 8, 2, है ना। तो 4 शेल आ रही है उसमें, इसका मतलब फोर्थ पीरियड, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है पता करने का कि भाई कोई एलिमेंट कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए खैर, ये तो बात हो गई हमारी पीरियड्स को लेकर। तो ये थर्ड पीरियड है ना। कौन सा पीरियड है ये? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है ये। अब आप एक बात सोचिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, है ना। मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
अब यहां पर वैसे तो 8 नंबर लिखना पड़ता है, पर सोचिए ये तो शेल कंप्लीट हो गई ना, तो ये तो खैर रिएक्टिविटी का सीन आर्गन का तो अलग ही होता है ना, ठीक है, वो इनर्ट गैस फैमिली का वैसे मेंबर है जो किससे रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं ना। तो सोडियम से अगर आप क्लोरीन की तरफ देखते हैं या लास्ट तक भी अगर कहते हैं, तो लगातार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ongoing on moving from left to right, left to right in periods, ठीक है, कोई से पीरियड की बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लगातार इंक्रीज हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कंटिन्यूअसली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पर टिक लगा लेते हैं। सेकंड, वैलेंसी। वैलेंसी के लिए भी आपको क्या करना होगा, एक पीरियड एग्जांपल के तौर पर लेना है। फिर से लिखते हैं इसको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। आर्गन तो आप नहीं लिखें तो ये अच्छा है क्योंकि वैलेंसी यहां पर 0 हो जाती है ना, खैर कोई बात नहीं। अब इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लुक वाइज जब आप एग्जाम में इसको बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना, एक टेबल की फॉर्म में आ जाए तो बेस्ट है। इस तरह से कॉलम बना देना आप, ठीक है, ये आपकी टेबल तैयार हो गई, ठीक है। अब आप देखिए जरा कि वैलेंसी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ना। तो अगर आप सोडियम की वैलेंसी फाइंड करते हैं +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, बढ़ती जा रही है वैलेंसी, क्या हो लगातार इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आपको पता है सीक्वेंस में बढ़ता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहे थे, वैलेंसी भी लगातार बढ़ती जा रही है। 4 +4 -4 पता है आपको। फास्फोरस -3, -2, -1 और लास्ट 0। तो वैलेंसी के लिए हम लाइन क्या डालेंगे, फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अप टू सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन तक सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। थर्ड पीरियड में अगर आप एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है ना। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम sodium to silicon and then decrease from silicon to argon, ठीक है। तो वैलेंसी सबसे पहले इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है और उसके बाद घट रही है, पहले बढ़ेगी फिर डिक्रीज होगी। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हुई आपके पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट, साइज ऑफ एटम। देखिए जितनी भी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उन सभी में थोड़ा सा दमदार टॉपिक है साइज ऑफ एटम। इसको हम थोड़ा और डेप्थ में लेकर चलेंगे जिससे कि आप उसको हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। नंबर थर्ड, साइज ऑफ
एटम। देखिए जो एटम का साइज होता है, सबसे पहली बात तो ये एटम का साइज जो है नोट किया जाता है पिकोमीटर में। किसमें? पिकोमीटर में। अब 1 पिकोमीटर अगर आप इसकी वैल्यू देखते हैं तो 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। ठीक है, ये एक रिलेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ एटम जनरली इसी में चलता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर इज इक्वल टू में कितना? 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 12, और वो भी माइनस में। बहुत छोटा होता है एटम का साइज। ठीक, दूसरी खास बात आपको याद रखनी है, जो एटम के साइज को लेकर वेरिएशन है पीरियड के अंदर, जो हम थर्ड पीरियड एग्जांपल में लेने वाले हैं, वो कितना होता है? अप्रॉक्स में 186 पिकोमीटर से लेकर 99 पिकोमीटर। सोडियम का जो एटॉमिक साइज है 186 पिकोमीटर है, और अगर आप लेते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज कितना है? एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, वो कितना है? 99 पिकोमीटर। तो ये तो इस चीज को देखकर हमें क्लियर हो पा रहा है कि भाई एटम का साइज पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर लगातार डिक्रीज होता है ना? ये तो इस चीज से क्लियर हो रहा है आपको। लेकिन अब डिक्रीज क्यों होता है, ये रीजन समझना है हमें। ठीक, अब इसके लिए क्या करना होगा आपको? एक वही फिर से एग्जांपल लेना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन का तो पता है आपको, है ना? ठीक है, अब देखिए यहां पर समझने वाली बात वो ये कि सोडियम के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो वहां पर कितना होता है? आंसर 281। सोडियम के लिए कितना होता है? 281। मैग्नीशियम के लिए कितना होता है? 282। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ना, उसी के हिसाब से फिर वो आगे सीक्वेंस चलेगी। सोडियम के लिए ठीक है, सोडियम के लिए ये है। ध्यान से देखिएगा आप, ये मैग्नीशियम के लिए। भाई सोडियम में भी 3 शेल आ रही हैं, मैग्नीशियम में भी 3 शेल आ रही हैं, है ना? ये बात तो क्लियर है। अब सोडियम में क्या होता है कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को मेंशन कर रहे हैं, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ना ही वो हिस्सा लेता है साइज वगैरह के केस में भी। अब इतनी बात आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हम बोलते हैं ना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना है, XYZ जो भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। सेकंड वाले केस में देखिए आप, यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं। अब सोचिए, सेंटर से आउटर मोस्ट शेल पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगी, सेंटर मतलब कि न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट होने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? कम होगी इन कंपैरिजन मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम में क्या होगा? फोर्स ज्यादा लग रही है। अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, तो शेल तो वहां पर भी 3 रहेंगी, है ना? नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती हैं पीरियड्स में, लेकिन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर 3 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम के केस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सेंटर से और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। इसीलिए नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं पीरियड्स में, है ना? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं या मूव करते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता चला जाता है। समझ रहे हैं? देखिए नोट करते हैं इसको। सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है, छोटा है, थोड़ा छोटा हो गया, और छोटा हो गया है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं।
तो लगातार जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, लेकिन अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा तो आप रीजन में क्या बताएंगे कि भाई एटम का साइज लगातार डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं और सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स भी लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आप कंपेयर करा सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में, है ना। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सिंगल के बेस पे, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स डबल के बेसिस पर, तो जाहिर सी बात है ये और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर वैल्यू भी लिखी थी कि सोडियम से अगर आप क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है। पर क्यों डिक्रीज हुआ? 2 पॉइंट, नंबर ऑफ शेल का सेम रहना, है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लगातार इंक्रीज होना। रिजल्ट्स में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में उसको नोट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर पर। नंबर 4, मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, सबसे पहली बात, मेटल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल बहुत ज़्यादा होती हैं, नॉन मेटल्स काफ़ी कम होती हैं, और जो मेटल्स का एरिया होता है वो लेफ्ट साइड में होता है ना। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना तो मेटल्स घटती चली जाती हैं। किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल इन एनी पीरियड तो कंटिन्यूसली मेटल का एरिया घटता चला जाता है ना, और क्या बढ़ रहा होता है? नॉन मेटल का बढ़ रहा होता है। अब हम मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है ये चीज़ समझ रहे हैं। देखिए कोई मेटल है जैसे कि सोडियम, कैसे पता चला मेटल है? प्लस चार्ज होता है ना, इसीलिए, है ना। तो मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई एलिमेंट, कोई मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है वो उतना ही बेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है। अब ये चीज जो है ना मेटेलिक कैरेक्टर, ये पॉइंट डिपेंड कर जाता है इस पर, थर्ड पर, साइज ऑफ एटम पर। फिर से हम कंपेयर करेंगे 3 एलिमेंट्स के लिए, एक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का साइज इतना, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा और एल्यूमिनियम का और छोटा। सेंटर पर ऐसा क्यों हुआ? साइज ऑफ एटम के रूल के अकॉर्डिंग सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स कम थी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था। यहां पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लग रही थी, यहां पर और ज़्यादा फोर्स लग रही थी, क्योंकि यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था। इसीलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा रह जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम लग रही थी सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी, यहां पर और ज़्यादा लग रही थी, है ना। तो रिजल्ट में साइज छोटा होता चला जाता है, साइज डिक्रीज हो रहा है लगातार। कैसे हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है ना। लेकिन बात आ रही है मेटेलिक कैरेक्टर की, तो यहां पर जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, सोचिए आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि साइज बड़ा है, क्योंकि सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लग रही है। लेकिन यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा हो जाता है, तो यहां पर जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इनको निकालना बड़ा मुश्किल है इन कंपैरिजन इसके। अगर आप बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम वाले केस में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, साइज और छोटा हो गया है, तो सेंटर से बहुत ज्यादा फोर्स लग रही होगी, वहां से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। तो अगर इन 3 में अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को किसमें रिलीज कर पा रहे हैं हम? सोडियम वाले केस में। तो इन तीनों में मेटेलिक कैरेक्टर बेस्ट है इसका। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर लगातार डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आपको पता है नॉन मेटल केस जस्ट रिवर्स होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली बात आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है। पर क्यों डिक्रीज होता जाता है? वो इसीलिए क्योंकि साइज ऑफ एटम लगातार घट रहा है। और साइज ऑफ एटम लगातार क्यों घट रहा है? क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से। तो इन शॉर्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आप पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आगे सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन आता है किसमें? मेटलॉइड में। ठीक है, उसके आगे सब क्या है? नॉन मेटल है ना। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की तरफ आप लिखेंगे साइज ऑफ एटम
डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। उसके बाद फिर जब आप सिलिकॉन के आगे एरो डालकर मेंशन करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं, उससे पहले सिलिकॉन से पहले सब मेटल्स हैं। क्लियर हो गई बात? तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है बट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं नंबर 5, केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट नंबर 5, रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस तरह से इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सोडियम के लिए कहा जाता है वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और क्लोरीन के लिए भी क्या लिखा मिलेगा आपको, वेरी रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर लगातार क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलिकॉन से आगे की तरफ चलते हैं तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सब क्या है, नॉन मेटल। और सिलिकॉन से पहले ये जो 3 एलिमेंट हैं ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स वाले केस में अगर हम देखते हैं तो सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाने पर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर रिएक्टिविटी लगातार घट रही है, डिक्रीज हो रही है। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, पर लेकिन रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि साइज ऑफ एटम लगातार घटता है ना। और जब एटम का साइज घटता है ना तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है तो वहां पर सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा लग रही होती है, तो हम उसको इजिली नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का साइज ज्यादा है ना, 186 पिकोमीटर होता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, तो आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन एल्यूमिनियम के। लेकिन अगर आप सिलिकॉन तो मेटलॉइड में आता है, सिलिकॉन से आगे देखते हैं ना इन 3 एलिमेंट्स को, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स है। यहां पर केस उल्टा होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है पहले और फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर? नंबर 6, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आप देखिए सोडियम है और लास्ट क्लोरीन है। ये कोई पीरियड है हमारे पास, है ना। कौन सा पीरियड चल रहा है, थर्ड पीरियड। पता कैसे चलता है, वो मैंने आपको फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में बताया था। सोचिए ध्यान से कि भाई कोई एलिमेंट उसमें कन्फिग्रेशन करके देखा जाता है, कितनी शेल आ रही हैं, जितनी शेल आती हैं, मान लीजिए 4 शेल आ रही हैं तो 4 पीरियड है, 3 शेल आ रही हैं इसका मतलब थर्ड पीरियड की बात चल रही है, तो ये थर्ड पीरियड चल रहा है। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, ये मेटल है और वो नॉन मेटल है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स, है ना, हेडिंग क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो आप सोडियम ऑक्साइड के बारे में सोचिए, Na2O। ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है कैसा होता है नेचर में, है ना। अगर आप इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड्स आर वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या बनाता है, ये एल्काली फॉर्मेशन करता है ना, तो बेस फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कौन सी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, भाई नेचर ऑफ ऑक्साइड में तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। इस तरह से लिखिए आप उसको, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज हो रही है ना। कैसे हो रही है, डिक्रीज। लेकिन आपको मालूम है सेंटर में क्या आता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड, और इसके आगे क्या होती हैं, नॉन मेटल्स इंक्रीज होती हैं ना, नॉन मेटल का एरिया रहता है सारा। ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज होती हैं, लेकिन सिलिकॉन के आगे फिर एसिडिक नेचर
एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स घटती है सोडियम से सिलिकॉन की तरफ। अब जब पहुंचते हैं किसी पीरियड में, है ना, थर्ड पीरियड में, किसी पीरियड में नहीं, एग्जैक्ट थर्ड पीरियड, क्योंकि सोडियम ऐसा तो नहीं है कि हर एक पीरियड में मिलेगा, है ना। ठीक है, तो सिलिकॉन से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स ऑक्साइड या जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी पीरियड्स की, जिसमें हमने 6 छोटे छोटे से टॉपिक को कवर किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, साइज ऑफ एटम, मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। स्पीडली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चले जाते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड, वैलेंसी पहले बढ़ती है और सिलिकॉन के आगे फिर घटने लगती है। नंबर थर्ड, साइज ऑफ एटम लगातार घटता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। क्लियर? मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी लगातार घटती चली जाती है, क्योंकि साइज घट रहा होता है इसीलिए एटम का, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक। नंबर 5, केमिकल रिएक्टिविटी घटती है फिर बढ़ती है। पर ये घटना बढ़ना क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड पीरियड जो मैं एग्जांपल लेकर चल रहे हैं उसमें सभी नॉन मेटल और सभी मेटल नहीं है, दोनों तरह की चीजें हैं, मेटल्स भी हैं पहले और फिर नॉन मेटल्स भी, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड में सेम सीन है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पहले घटता है और फिर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ने लगता है सिलिकॉन के आगे की तरफ, क्योंकि वहां पर नॉन मेटल्स हैं और सिलिकॉन से जस्ट पहले मेटल्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे कि देखिए हर एक चीज में तो नोटिफिकेशन ऑन रखना सही नहीं होता है, बार बार परेशानी होती है, बार बार मोबाइल परेशान करता है ना। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या किसी और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, है ना। सही चीज़ का नोटिफिकेशन तो आना बहुत ज़रूरी होता है, खराब चीज़ का नोटिफिकेशन आना सही नहीं होता है। ठीक है, खैर देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।